नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखनवाली में फिर से स्वागत करते हैं। रीट के विद्यार्थियों के लिए फिर से लेकर आए हैं हम यहाँ पर ओल्ड पेपर की सीरीज। आज हम बात करेंगे संस्कृत विषय की। आरटेट 2011 में जो पेपर हुआ था उसमें आपकी संस्कृत L1 की भाषा जो सेकंड थी हमारी, उसके हम यहाँ पर आज बात करेंगे। 30 प्रश्नों को आपको व्याख्या के साथ में बहुत ही आसान तरीक़ा से समझेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे पहला हमारा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है। आपके खंड थर्ड है, भाषा सेकंड है, संस्कृत है। अत्र त्रिंशत् प्रश्नानि सन्ति सर्वे प्रश्नाः समाधेया, ये आपको संकेत मिलेगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला प्रश्न। चलिए देखिए दोस्तों, हमारा ये सबसे पहला प्रश्न है। प्रश्न हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में उसको हम समझेंगे और उसका आंसर ढूंढेंगे। सभी लोग अपना अपना आंसर लगाइए और अंत में ये देखिए कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। चलिए पहला प्रश्न है हमारा, ये वर्णस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। ये वर्ण का उच्चारण स्थान है, यानी ये वर्ण जो है हमारा, इसका उच्चारण स्थान आपको बताना है। सिंपल, ये हमारा प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन है कंठ, मूर्धा, तालु और दंत। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। कौन सा आंसर आपका सही होगा, फटाफट अपना उत्तर ढूंढ करके बताइए। तो क्या होगा अपना आंसर, फटाफट तो आंसर बताइए। सभी लोग सोच लीजिए अपना आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो इसका आंसर बता देते हैं, उसके बाद में आपको एक एक ऑप्शन की व्याख्या करके बताएंगे। तो इसका आंसर हो गया बच्चों ये हमारा राइट आंसर हो गया। मतलब तालु आपका राइट आंसर हो जाता है। तो क्या है आपका राइट आंसर बताइए? तालु बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आप सोच रहे हैं भाई तालु कैसे हुआ, बिल्कुल आपको स्पष्ट करके बताएंगे। तो ये आपका आंसर हो गया तालु। ठीक है, अब कैसे हुआ देखिए, इसका एक सूत्र आपको याद रखना है ई का, जिसमें आपका ई आएगा। तो याद रखना है इचु यशानाम तालुहु। इचु यशानाम तालुहु एक सूत्र है। इसमें आया है कि ई, च वर्ग, ये और श, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान आपका तालु होता है। क्या होता है बच्चों? तालु होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका ई, चे और ये, तो इसमें ये भी आ रहा है। ठीक है, इसलिए आपका ये का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमने क्लैरिफिकेशन कर दिया कंप्लीट कि भाई आपका जो उच्चारण स्थान तालु है वो क्यों है। अब बाकी ऑप्शंस जो हैं, आपका कंठ आया है, तो कंठ आपका जो है वो किसका होता है? अकु है, विसर्जनीयानाम कंठ है, यानी ए, के, ह वर्ग और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है आपका। मूर्धा की बात करें तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, री, टे वर्ग और रे और श, इनका उच्चारण स्थान आपका मूर्धा होता है। अब दंत की बात करें तो ऋतु लसानाम दंताः, ऐसे आता है ऋतु लसानाम दंताः, यानी ये आपका सूत्र है इसका मतलब है री है, त वर्ग है, ले और से, इन सब का उच्चारण स्थान आपका दंत होता है। ठीक, मूर्धा के लिए हमने ऋतु रसानाम मूर्धा बता दिया। कंठ के लिए अकु है, विसर्जनीयानाम कंठ है। तालु के लिए इचु यशानाम तालु। तो ऐसे करके आपका ये करेक्ट आंसर हो जाता है तालु। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार आप सुन लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ये हमारा विश्वास है बच्चों। ठीक है, चलिए सेकंड प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका सेकंड प्रश्न उच्चारण स्थान का ही है। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। लृ वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति। लृ वर्ण का उच्चारण स्थान आपको बताना है। ऑप्शन है आपके नासिका, दंताः, ओष्ठौ, कंठे। तो सबसे पहले आप आंसर ढूंढिए, क्या आंसर होगा आपका। तो देखिए सबसे पहले हम इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा दंताः। क्या होगा? दंताः। अभी जस्ट पहले प्रश्न में हमने आपको बताया था कि दंत से जो उच्चरित होने वाले आपके वर्ण हैं, उसके लिए एक सूत्र बताया था, ऋतु लसानाम दंताः, ऋतु लसानाम, ऐसा हमारा सूत्र है, ऋतु लसानाम दंताः। इसका मतलब होता है बच्चों ऋ, ते वर्ग, ले और से, इन सभी का उच्चारण स्थान दंत से होता है। ठीक है, यानी लृ हो जाएगा, इसमें ते वर्ग पूरा आ जाएगा और ले आ जाएगा और से आ जाएगा, इन सभी का उच्चारण स्थान दंत होगा। तो ये तो हमारा राइट आंसर होगा। देखिए बाकी ऑप्शंस को हम देखते हैं, जिसमें जो और ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन नासिका है, तो नासिका होता है आपका अनुस्वारस्य, यानी नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। एक ऑप्शन इसमें आता है आपका, देखिए ओष्ठौ। तो ओष्ठ किसका होता है भाई?
हाँ, तो ओष्ठ होता है आपका, बताइए किसका होता है? ऊपू पद्मानीया नाम ओष्ठौ, ऊ और पवर्ग, ठीक है, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होगा। ऊपू पद्मानीया नाम ओष्ठौ और उपदमानीय इसमें आ जाता है। तो ऊ पवर्ग और उपदमानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ माना जाता है। इसके बाद में कंठ हम पहले ही बता चुके हैं, अकु है, विसर्जनीया नाम कंठ है। तो आपको हमने सारे ऑप्शन बता दिए, क्लियर हो गया आपके एकदम अच्छे से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा उच्चारण स्थान का ही है। देखिए लिखा हुआ है ओ स्वर वर्णस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। ओ स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन है कंठोष्टम, दंतोष्ठम, कंठतालु, जिह्वाह मूलम। बताइए राइट आंसर क्या होगा? अपना अपना आंसर सभी लोग ढूंढ कर रखें। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों क्या होगा, आपने भी सोच लिया होगा। चलिए राइट आंसर बता रहे हैं इसका, सभी लोग आकलन कर लीजिए अपने अपने आंसर का। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, यानी कंठोष्ठ, क्योंकि इसमें एक सूत्र आता है ओ दौ तो कंठोष्टम, ओ दौ तो हो कंठोष्टम, ओ दौ तो कंठोष्टम, ये इसका एक सूत्र है। तो इसका मतलब हो जाता है कि ओ और औ जो वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होता है, यानी एक जगह से नहीं होता है, यानी कंठ से भी होगा और ओष्ठ से होगा, दो जगह से इसका उच्चारण स्थान होगा। ठीक है, ओ औ कंठ और ओष्ठ से इनका उच्चारण स्थान होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब इसमें आ रहा है एक दंतोष्टम। तो दंतोष्ठ किसका होता है बताइए भाई? हाँ, तो इसके लिए आपको याद रखना है वकारस्य दंतोष्टम, ये वाला जो व है ना, व, ये वकारस्य दंतोष्टम, वह का उच्चारण स्थान जो होता है वो दंत और ओष्ठ से होता है, लेकिन आपसे तो ओ पूछा जा रहा है। ठीक, अब कंठतालु की बात करें तो कंठतालु किसका होगा भाई? कंठतालु, तो इसमें आपको याद रखना है ए दई तो कंठतालु, ए दई। तो इसके देखिए अब यहाँ पर आपको याद रखना है, देखिए एक ऑप्शन में कंठतालु आ रहा है, तो यहाँ पर याद रखना है ए और आई, ए और आई ये दो जो वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है। एदई तो कंठतालु, इनका उच्चारण स्थान कंठतालु से होता है। एक ऑप्शन है जिह्वाह मूलीय, तो जिह्वाह मूलीय का ऑप्शन होता है जिह्वाह मूलम, जिह्वाह मूल का आपका जिह्वाह मूलम आपका उच्चारण स्थान हो जाता है। ठीक, तो ऐसे करके हमारा कंप्लीट प्रश्न हो जाता है। सभी ऑप्शंस की हमने व्याख्या यहाँ पर आपको बता दी है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद ही उत्तर आप दे पाओगे। हमने आपको एक ही बात बार बार बताई है कि भाई सबसे पहले आप प्रश्न को समझो अच्छे से, प्रश्न समझ में आएगा तो ज़रूर आपका उत्तर सही होगा। प्रश्न देखिए, कह रहा है ऊष्म वर्ण है वर्तते। इनमें से जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऊष्म वर्ण आपको बताना है। कौन सा वर्ण बताओगे? ऊष्म वर्ण। तो पहले तो आप ये समझो कि भाई ऊष्म वर्ण होते कौन कौन से हैं, ये आपको आना जरूरी है। जब तक ये पता नहीं होगा तो आप ऊष्म वर्ण कैसे बताओगे? तो आपको पता है संस्कृत में ऊष्म वर्ण हमारे 4 हैं। कितने हैं? 4। अब 4 को समझ लो तो आपको पता लग जाएगा इन ऑप्शंस में आपके कौन सा ऊष्म वर्ण यहाँ पर दिया गया है। तो ऊष्म वर्ण हम बता रहे हैं आपको श, स और ह, ये हमारे ऊष्म वर्ण हैं 4। हमारे 4 वर्ण ऊष्म वर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये आपका श, स, ह 4 वर्ण ऊष्म वर्ण हैं। अब प्रश्न ये कह रहा है कि ऊष्म वर्ण कौन सा है? तो पहले नंबर पे ऑप्शन है रे, क्या ये ऊष्म वर्ण है? नहीं। दूसरे नंबर पे ऑप्शन है, क्या ये ऊष्म वर्ण है? बिल्कुल है साहब, करेक्ट आंसर यही है, बिल्कुल सही बात है, यानी है हमारा ऊष्म वर्ण है। आप देख लीजिए चारों में मिल रहा है या नहीं। फिर हमारा तीसरे नंबर पे ऑप्शन है पे, ये क्या ऊष्म वर्ण है? नहीं है, क्योंकि इनमें चारों में नहीं आ रहा है। वह ऊष्म वर्ण है क्या? नहीं है, क्योंकि इन चारों में नहीं आ रहा है। तो ऐसे करके आप पहचान गए होंगे ऊष्म वर्ण कौन सा है। ठीक है, बिल्कुल व्याख्या के साथ में बता रहे हैं जिससे एक क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा, बहुत ही शानदार सवाल है। हमारा जो सवाल है वो है शब्द रूप पर आधारित है हमारा। देखिए सवाल समझते हैं। नदी शब्द से द्वितीया विभक्ते है
बहुवचने रूपम भवति, यानी नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन में रूप होता है, ये आपको बताना है। नदी शब्द है हमारे पास, अब इस नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति में आपको रूप बताना है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको नदी शब्द आना चाहिए भाई। नदी शब्द यदि आएगा तो ही आप अच्छे से बता पाओगे, और नदी शब्द की जानकारी नहीं है तो आप नहीं बताओगे। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं आपका, आपको राइट आंसर बताना है। नद्या होगा क्या? नहीं। अगला है आपका नदीन होगा क्या? नहीं। फिर है नदी ही होगा क्या? बताइए। फिर आपका लास्ट ऑप्शन है नद्य है। तो आपको इनमें से ढूंढकर बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो बताइए बच्चों, अपना अपना आंसर सभी लोग ढूंढ लीजिए, हम तो आपको बता ही रहे हैं। फटाफट अपना आंसर खुद ढूंढ करके तैयार रखिए, जिससे कि आप आकलन कर पाओगे अच्छे से कि भाई आपका आंसर क्या है। चलिए, तो हम तो बताएंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम एक एक को बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा आपके सामने, सारा कुछ पता लग जाएगा आपको कि भाई इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप खुद ही पता लगा लोगे। सबसे पहले हमारे सामने लिख रहा है नद्या। ठीक, तो नद्या जो लिखा हुआ है इसको हम बता देते हैं आपको। नद्या में आपके तृतीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? तृतीय, यानी नद्या जो है वो तृतीय विभक्ति का रूप है। किस विभक्ति का है? तृतीय विभक्ति का रूप है, और एक वचन है बच्चों। तृतीय विभक्ति है और एक वचन है। ठीक, ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्लियर है सबके। दूसरा ऑप्शन पर चलते हैं। नदीन लिखा हुआ है। क्या लिख रहा हुआ है? नदीन। अब देखो नदीन लिख रहा है, तो नदीन जो है वो नदी शब्द के अंदर कहीं पर भी रूप नहीं बनता, क्योंकि नदी का रूप बनता है नदी, नद्यौ नद्य है, नदीम नद्यौ नदी ही, नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नद्यो नदीनाम, नद्याम नद्योः नदीषु। कहीं पर भी नदीन नहीं बनता, तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है भाई, यानी ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नदीन शब्द कहीं पर भी नहीं बनता। अगला है हमारा सी नंबर पे ऑप्शन है नदी ही। अब नदी ही, नदी शब्द बोलोगे तो आप देखो, आप एक बार बोल के देखें। नदी, नद्यौ नद्य है, नदीम नद्यौ नदी ही, ये आपका द्वितीय का बहुवचन है। कौन सा है? ये आपका जो लिख रहा है नदी ही, ये आपका द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है भाई, द्वितीय का बहुवचन है ये। अब आप देख लो, हम सबका बता रहे हैं। द्वितीय का बहुवचन हो गया आपका सी ऑप्शन। लास्ट में आपका चौथा लिख रहा है नद्य है। नद्य में आपकी प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन है इसमें। ठीक है, तो आप देख लीजिए अब राइट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है द्वितीय बहुवचन का रूप, तो द्वितीय बहुवचन का रूप आपका सी नंबर पे आएगा, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ऐसे करके आपको आंसर भी पता लग गया, और बाकी जितने भी आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं उनके बारे में भी जानकारी हो गई। चारों ऑप्शन की जानकारी होगी तो समझ लेना आपका कहीं भी कोई गलत नहीं होगा, कोई भी सवाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, ये अस्मद शब्द पर आधारित है। देखिए सवाल पढ़ते हैं एक बार। अस्मद शब्दस्य तृतीयैक वचने रूपम विद्यते। अस्मद शब्द जो है हमारा, अस्मद शब्द है, अस्मद और युष्मद, इसके अंदर आपको तृतीय एक वचन का रूप बताना है। कौन सा बताना है? तृतीय एक वचन का रूप। ठीक है, हमने आपको पहले भी कहा कि अस्मद और युष्मद में से एक रूप याद कर लेना है आपको, तभी जाके आप इसमें सही कर पाओगे। तो देखिए अस्मद या युष्मद में से आप एक रूप तैयार रखें। सबसे पहले ऑप्शन ढूंढते हैं। आप देखिए मया लिख रहा है, मम, मत, मई, इनमें से फटाफट अपना आंसर बताइए, क्या आंसर होगा राइट आंसर। अस्मद शब्द में तृतीय का आपको एक वचन बताना है, तृतीय विभक्ति का एक वचन। तो हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं, ये आपका राइट आंसर है भाई। क्या बताइए क्या होगा राइट आंसर? आपने सोचा होगा कि नहीं सोचा है? फटाफट आप कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है किसी भी तरह की तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए राइट आंसर बता देते हैं। ये हमारा राइट आंसर है ए नंबर का, मया। ये आपका तृतीय विभक्ति के अंदर मया बनता है भाई, मया। यदि आप युष्मत शब्द को याद करोगे तो मया की जगह त्वया बनता है, ऐसे, क्योंकि इनमें समानता रहती है। आप एक को याद करने से दोनों याद कर सकते हैं। इसमें मया बनता है, इसमें त्वया बनता है, ऐसे साथ साथ में चलते हैं रूप ये। ठीक, अब जितने भी ऑप्शन बच गए आपके, उनको भी आपको हम बता देते हैं कि भाई ये ऑप्शन जो हैं आपके, ये क्या हैं और ये कहाँ से बने हैं। चलो, इसमें लिख रहा है मम। मम जो है आपका, ये आपका षष्ठी विभक्ति के अंदर रूप बनता है बच्चों। कहाँ पर बनता है? षष्ठी के अंदर बनता है। इसको भी आपको याद रख लेना है। या मान लो आपसे षष्ठी का ही रूप पूछ लेते तो मम बनता है, मम। इसके बाद में सी नंबर पे है मत। मत जो रूप बनता है आपका, वो बनता है बच्चों पंचमी विभक्ति के अंदर। कहाँ पर बनता है?
पंचमी विभक्ति के अंदर बनता है। कहाँ? पंचमी विभक्ति के अंदर बनेगा मत। क्या बनेगा? मत। मत आवाभ्याम अस्मत्, ऐसा बनता है। और ये आपका डी नंबर में आ रहा है मई, और मई बनता है आपका सप्तमी विभक्ति के अंदर। कहाँ पर बनेगा? सप्तमी विभक्ति में बनेगा भाई मई, लास्ट में बनेगा मई। मई आवयोहो असमासुहु, ऐसे आपके ये सारे ऑप्शन हो जाते हैं। सब कुछ क्लियर कर देंगे आपका, बहुत ही सरल तरीक़ा से बता रहे हैं, आपके सारे कुछ क्लियर हो जाएगा इसमें। ठीक है, फिर आपको हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाएंगे भी, वो भी आप चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं हम, तो पहले हम ओल्ड पेपर से स्टार्टिंग कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए इसी क्रम में, यहाँ पर हम ये अस्मद वाला हम समझ चुके हैं। अब हमारा अगला सवाल है इसी में, तत् शब्दस्य पुल्लिंगे सप्तमैकवचने रूपम अस्ति। ये कह रहा है कि तत् शब्द है, उसका पुल्लिंग के अंदर आपको सप्तमी एक वचन का रूप बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो याद रखना है पुल्लिंग में बताना है, क्योंकि जो तत् शब्द है ये तीनों लिंगों में चलता है, यानी पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है और नपुंसक लिंग में भी चलता है। तीनों ही लिंगों में इसके रूप बनते हैं। तो हमें पुल्लिंग वाला बताना है, और वो भी सप्तमी का एक वचन बताना है। तो बताइए सप्तमी का एक वचन क्या होगा, बताइए फटाफट। सप्तमी एक वचन में रूप आपका क्या होगा, फटाफट सोच लीजिए, आपने सोच भी लिया होगा। तो हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं, आपका राइट आंसर होगा सी वाला, यानी कि सप्तमी के एक वचन में तस्मिन बनता है। क्या बनता है बचाओ? तस्मिन। तस्मिन बनता है, आपको याद होगा। तो ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा तस्मिन जो है आपका, ये हो जाता है तत् शब्द का पुल्लिंग। ठीक है, और ये विभक्ति हो जाती है आपकी कौन सी? सप्तमी एक वचन। ठीक है, तस्मिन तयोः तेषु, ऐसे रूप बनता है। तस्मिन तयोः तेषु, यदि हम पूरी लाइन को लिखते हैं तो तस्मिन तयोः और तेषु, ऐसे आपका पूरा रूप बन जाता है ये। यानी ये पूरी लाइन हो गई आपकी सप्तमी विभक्ति की। ये एक वचन हो गया, ये द्विवचन हो गया, और ये बहुवचन हो गया। तस्मिन तयोः तेषु, ऐसे रूप बनता है। अब यहाँ पर देखो, बाकी ऑप्शंस जो बचे हुए हैं उनको समझ लेते हैं, वो क्या हैं। सबसे पहले नंबर पर ऑप्शन लिखा है तस्याम। अब तस्याम आपका राइट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तस्याम आपका यहाँ बनता नहीं है। तो फिर बनता नहीं है तो कहाँ बनता है भाई, ये तो पता होना चाहिए ना अपने को। तस्याम आपका आखिर बनता कहाँ पर है? चलिए, आप लोगों को पता हो तो बता सकते हैं कमेंट करके। तस्याम आपका कहाँ बनेगा, इस बात को आपको बताना है। तस्याम आपका पुल्लिंग में कहीं पर भी नहीं बनेगा भाई। तस्याह आपका बनेगा तस्याम स्त्रीलिंग के अंदर भाई। कहाँ पर बनेगा? स्त्रीलिंग में बनेगा, और ये बनेगा आपका सप्तमी एक वचन में। स्त्रीलिंग के अंदर सप्तमी एक वचन में तस्याम बनेगा स्त्रीलिंग में, उसमें रूप बनता है तस्याह। षष्ठी में तस्याह तयो तासाम, फिर सप्तमी में बनता है तस्याम तयोः तासु। ठीक, ऐसे रूप बनते हैं उसमें। ठीक है, अब ये बी नंबर पे ऑप्शन तस्य आ रहा है। अब तस्य जो है पुल्लिंग में बनता है रूप, नपुंसक लिंग में भी बनता है, लेकिन षष्ठी विभक्ति के अंदर बनता है भाई। कहाँ बनता है? षष्ठी एक वचन में। तो हमें तो सप्तमी एक वचन चाहिए था, तो षष्ठी एक वचन से काम नहीं चलेगा। लास्ट ऑप्शन है तस्मयी। तस्मयी जो हमारा रूप बनता है, ये बनता है आपका पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में, दोनों में बनता है सेम, लेकिन ये चतुर्थी विभक्ति में बनता है भाई। तो चतुर्थी विभक्ति से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो सप्तमी से मतलब है। तो चतुर्थी वाला हमें कोई यहाँ पर नहीं चाहिए रूप। तो तस्मयी तस्मयी ताभ्याम तेभ्य, ऐसा रूप बन जाता है। हमने सारे ऑप्शन आपको बता दिए और राइट आंसर भी बता दिया, तो तस्मिन आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल इसी तरह का सवाल है, शब्द रूपों वाला। ये देखिए हमारा अगला सवाल है, मुनि शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपम भवति। हमारे सामने मुनि शब्द है, और मुनि शब्द के हिसाब से आपको रूप बताना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुनि शब्द है जिसका षष्ठी का बहुवचन का रूप आपको बताना है। मुनि शब्द षष्ठी बहुवचन का रूप आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सा है। जब भी आपसे षष्ठी का रूप पूछा जाता है और वो भी बहुवचन पूछा जाता है, तो बहुत ही सिंपल तरीका हम आपको बता देते हैं। बहुवचन के अंदर लास्ट में आपको आम या नाम दिखेगा, यानी मोस्टली आपको नाम दिखेगा, ऐसे या तो ऐसे दिखेगा आपको, या फिर आपको ऐसे नहीं तो ऐसे दिखेगा, नाम ऐसे। ठीक है, ये आपको षष्ठी के बहुवचन में दिखेगा, जैसे रामाणाम, मुनि नाम, गुरु नाम, ऐसे नाम दिखेगा आपको। ये षष्ठी बहुवचन की पहचान है। नाम जहाँ दिख गया समझ लेना षष्ठी बहुवचन का रूप है।
ऐसा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और पहचान कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा लो, बताइए कौन सा आंसर होगा। तो आपका राइट आंसर बता देते हैं, मुनि नाम होगा। मुनि नाम आपका राइट आंसर होगा। ये षष्ठी का बहुवचन का रूप है बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए नंबर पे इन्होंने ऑप्शन दिया है, तो आप फटाफट इसको जल्दीबाजी में देख करके गलत कर सकते हैं। मुनि नाम, यहाँ पर जो ई है वो इन्होंने ह्रस्व दे रखी है, जबकि छोटी ई वाला रूप आपका गलत है, ये रूप बनता नहीं है, ये वाला रूप आपका बनेगा मुनि नाम। तो ये आपका गलत ऑप्शन उन्होंने पहले नंबर पे दिया। हम जल्दीबाजी में पहले नंबर वाले ऑप्शन को सही मान लेते हैं, इसलिए सावधान होकर के आपको तैयारी करनी है। छोटी छोटी चीज़ों को आपको देखना है, ठीक है, यही तो तैयारी है। इसके बाद में हमारा एक अगला ऑप्शन है सी नंबर पे, यहाँ दे रखा है सी नंबर पे मुनीन। अब आपको बताना है कि मुनीन कहाँ बनता है। तो मुनीन आपका षष्ठी में तो बनता नहीं है, तो आप एक बार रूप बोल करके देख लीजिए मुनि का, या हरि का रूप बोल के देख लो, अंदाज़ा लग जाएगा। हरि हरि हरया हरिम हरि हरीन। तो मुनि मुनि मुनयः मुनिम मुनि मुनीन। तो मुनीन आपका बनेगा भाई द्वितीया के बहुवचन में, तो द्वितीया के बहुवचन में बनेगा, लेकिन हमें तो चाहिए षष्ठी बहुवचन, तो इससे भी काम नहीं चलेगा। फिर मुनीषु बन रहा है, तो मुनीषु हरीषु की तरह बनेगा। हरीषु सप्तमी के आपके बहुवचन में बनता है, तो मुनीषु भी सप्तमी का बहुवचन में बन जाएगा। ठीक, ऐसे करके आपके सारे ऑप्शन हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो धातुओं पर आधारित है। चलिए धातुओं के प्रश्नों को भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, दा धातो लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम वर्तते। आपको ये बताना है कि दा धातु है, उसका लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप आपको बताना है। किसका पूछ रहे हैं? दा धातु का। ठीक, तो आप अपना अपना आंसर ढूंढ लीजिए। दा धातु है आपके सामने, लट लकार आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही एकदम सिंपल है। तो लट लकार आपको बताना है भाई, कौन सा लकार बताना है? लट लकार। दा धातु है, इस बात का ध्यान रखना है। दा यानी देना अर्थ होता है, ठीक है। अब देखो लट लकार तो एकदम सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लट लकार में क्या रूप बनता है, आपको एक लाइन हम लिख के बता देते हैं। तो एक बार हम इसमें लिख करके बता देते हैं, आपको अंदाज़ा लगा लेंगे आप खुद ही। देखो हम ददाती इसका रूप लिख रहे हैं प्रथम पुरुष का, तो रूप बन जाएगा आपका प्रथम पुरुष का सिंपल, ददाती दत्त है ददती। ये हमारी पहली लाइन हो गई, ठीक है, यानी प्रथम पुरुष की लाइन आपकी कंप्लीट हो गई है। ये हमारी प्रथम पुरुष की लाइन लिखी हुई है हमारे सामने, ददाति दत्त ददती, ददाति दत्त ददती। अब इसमें आपको बताना क्या है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि लट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन बताना है। तो प्रथम पुरुष का बहुवचन तो ये रहा भाई, ददती। हुआ क्या नहीं हुआ? तो ददती आपका राइट आंसर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप ददती ढूंढ लीजिए, जहाँ भी होगा वहाँ पर आपको आंसर लगा देना है। बताइए आप ढूंढो, देखो किस नंबर पे, ए बी सी डी में से क्या है ददती, कहाँ पर लिखा हुआ है, यही आपका सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये लिख रहा आपका करेक्ट आंसर हो गया सी वाला, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। अब ददंती क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि ददंती रूप बनता ही नहीं है भाई, ददंती रूप कहीं पर भी नहीं बनता। इसका रूप चलता है ददाति दत्त ददती, ददासी दत्थ दत्थ, ददामि दद्वह दद्मह, ऐसे रूप बनता है। ये आपका कहीं पर भी नहीं बनेगा। दद्मह, दद्मह बन जाएगा रूप, दद्मह रूप तो बनेगा ही बनेगा। ये आपका उत्तम पुरुष के बहुवचन में ददामि दद्वह दद्मह बन जाएगा, लेकिन ये हमारा पूछा नहीं जा रहा है। इसके बाद में ददती हमने बता ही दिया, ददामी आपका रूप बनेगा बिल्कुल, ये उत्तम पुरुष के एक वचन में बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमसे पूछा नहीं गया है, कोई बात नहीं है, हमने सारे आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न हमारा है इसमें, देखिए क्री धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुषैक वचने रूपम विद्यते। इसमें आपको क्री धातु का रूप बताना है, और इसमें लट लकार का रूप बताना है, मध्यम पुरुष का एक वचन बताना है। बहुत ही सिंपल है, तो इसके अंदर भी हम आपको लिख कर बता देते हैं, फिर आप खुद ही पहचान कर लोगे। ठीक, मध्यम पुरुष की लाइन हम बता देते हैं, या आप चाहो तो हम तीनों लाइन बता देते हैं, उससे भी अंदाज़ा लग जाएगा। चलिए देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आपकी ऐसे लाइन बनेगी, करोति करोति कुरुतः कुर्वन्ति। ठीक है, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। अब मध्यम पुरुष की लाइन बता रहे हैं हम, करोषि कुरुथः कुरुथ। ठीक, अब ये हमारी मध्यम पुरुष की लाइन है भाई, करोषि कुरुथः कुरुथ। ठीक, अब मध्यम पुरुष की लाइन से ही हमसे प्रश्न पूछा गया है,
तो हमसे पूछा है मध्यम पुरुष का एक वचन, तो एक वचन तो ये रहा आपका करोषि हो गया। और आपका प्रथम पुरुष करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति बनता है, ठीक है ना। लिखने में थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है, इस पे ध्यान ना दें आप राइट आंसर पर ध्यान दें। तो करोषि आपका सही आंसर होगा और ये वाला मूर्धन्य षकार ही आएगा, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको विशेष। तो देखिए आंसर ढूंढो अपना और आंसर पता लगा देखो कहाँ पर लिख रहा है ऐसा। तो ये हमारा आंसर देखिए, इसमें क्री धातु वाला ऑप्शन देखो, करोति बन रहा है, इसमें करोमी बन रहा है, करोसी बन रहा है, ये तो करोशी वाला लास्ट वाला जो लिखा हुआ है ये करेक्ट आंसर होगा आपका डी, ये हमारा करोशी होगा। ये आपको कभी नहीं लगाना है, ये वाला कभी नहीं बनेगा, ठीक है। करोति आपका ये बनेगा प्रथम पुरुष के एक वचन में, करोमी भी आपका करोमी बनेगा, लेकिन करोमी भी आपका सही नहीं होगा क्योंकि करोमी जो बनता है ये उत्तम पुरुष में बनता है एक वचन में, लेकिन हमें तो मध्यम पुरुष का एक वचन बताना है, तो ये रहा आपका मध्यम पुरुष का एक वचन करोशी हो गया करेक्ट आंसर। करोमी आपका उत्तम पुरुष में बनेगा, करोसी आपका कहीं पर ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है। करोति आपका प्रथम पुरुष में एक वचन में बन जाएगा। ऐसे करके सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, बहुत ही सिंपल धातु है, पठ धातु हो लंग लकारस्य है उत्तम पुरुष एकवचने रूपम अस्ति। लट यह आपका इसका है पठ धातु का लंग लकार यानी भूतकाल, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताना है, ठीक है। उत्तम पुरुष एक वचन का रूप आप बोल करके देख लो, सबसे सरल धातु है भाई ये तो। चलिए देखो एक बार हम रूप बोल के बता रहे हैं आपको। ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठ है, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। तो उत्तम पुरुष का रूप हम लिख के बता रहे हैं। उत्तम पुरुष में रूप बनेगा ए पठम, ए पठम, ए पठम, ए पठाव, ए पठाव, ए पठाव, फिर बनेगा ए पठाम, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। ऐसा आपका रूप बनता है। ये कहाँ बनता है बच्चों? ये बनता है आपका उत्तम पुरुष के अंदर, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, ऐसे आप ध्यान रखो, तो आपसे पूछा जा रहा है उत्तम पुरुष का एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन में ए पठम ऐसा रूप बनता है जो कि हमने स्टार्टिंग में लिखा है अभी। तो आप बताइए कहाँ रूप बन रहा है ऐसा, बताइए कहाँ बन रहा है? ए में बन रहा है। तो ए में बन रहा है ना, तो यही तो राइट आंसर है आपका। ये आपका सही आंसर हो गया ए पठम। तो ये तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ए पठम। अब बाकी ऑप्शंस जो हैं उनको समझ लेते हैं। ए पठ है, ए पठ है जो लिखा हुआ है ये आपका मध्यम पुरुष के अंदर एक वचन में बनता है। कहाँ बनता है? मध्यम पुरुष एक वचन में, ठीक। ए पठत जो है आपका, ये ए पठत बनता है प्रथम पुरुष के एक वचन में। अपठन ये आपका प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है, ठीक। तो आप तीनों को समझ गए, लेकिन उत्तम पुरुष एक वचन का रूप सिर्फ यही बनेगा ए पठम, और यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस प्रकार ये हमारा धातु रूप का प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, धातु रूप का ही है। अगला प्रश्न है हमारा सेव धातु से संबंधित है। सेव धातु हो लृट लकारस्य है उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम वर्तते। आपको बताना है सेव धातु का लृट लकार यानी भविष्य काल, उसमें भी उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप बताना है। एकदम सिंपल है, ठीक है। तो आपको लृट लकार बोल करके हम बता रहे हैं, उससे आपको बताना होगा। तो देखो कैसे रूप बनता है, एक लिख रहे हैं हम, एक से अंदाज़ा लगा लेना। सेविष्यते बनेगा ऐसे, सेविष्यते, सेविष्यते, ऐसे रूप बनेगा भाई। सेविष्यते, सेविष्यते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्यथे, सेविष्यध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। तो सेविष्यामहे ये आपका जो सी ऑप्शन पे लिख रहा है ये उत्तम पुरुष में बहुवचन में बनेगा भाई। सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे, क्या बनेगा? सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे, ऐसे आपका रूप बनेगा। तो बस यहीं से आपको पहचान करनी है, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेविष्ये। तो सेविष्यामहे आपका बनेगा उत्तम पुरुष के अंदर बहुवचन में, और यही हमसे पूछा जा रहा है। अब सेविष्य रूप जो बन रहा है ये रूप सेविष्य उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है जो कि ए में लिख रहा है, तो ये हमारा सही नहीं होगा। सेविष्यन्ते, अब सेविष्यन्ते कहाँ बनेगा भाई? ये बनेगा आपका प्रथम पुरुष के अंदर बहुवचन में, तो ये भी हमारा सही नहीं होगा क्योंकि उत्तम पुरुष पूछ रहे हैं हमसे। तो सेविष्यध्वे,
अब शेविष्य द्वे आपका मध्यम पुरुष के अंदर बनता है बहुवचन में, तो ये भी हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि हमसे मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष पूछ रहे हैं हमसे, तो मध्यम पुरुष तो पूछ ही नहीं रहे। और सेविष्या महे बनेगा उत्तम पुरुष के बहुवचन में, यही तो बताना है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपका ये प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये है गृहम खालिस्तान वृक्षाः सन्ति रिक्त स्थानम पूर्यतः। कह रहे हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, आपको बताना है इसमें क्या आएगा। तो देखो वृक्षाः सन्ति अर्थ है कि वृक्ष हैं, गृहम यानी कहाँ पर वृक्ष हैं भाई, ऐसे आपको बताना है। तो सीधा सा यदि आप अर्थ लगाओगे, आप पहले इसको हिंदी में अर्थ निकाल करके देखो कि क्या अर्थ बन रहा है। तो आपका अर्थ बन जाएगा इसमें, घर के चारों ओर वृक्ष हैं। ठीक, बिल्कुल सही है, घर के चारों ओर वृक्ष हैं, ऐसे आपका उचित पद बनेगा। तो आप इसमें परितः लिखेंगे, तो राइट आंसर आपका परितः होगा, परितः है। तो यहाँ खाली स्थान पे आप लिखेंगे परितः है, इस जगह परितः यानी चारों ओर। तो गृहम परितः वृक्षाः सन्ति, प्रति यानी की ओर होता है। ठीक है, प्रति यानी की ओर, आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसका उचित पद परितः ही होगा। ठीक है, गृहम यानी ये प्रति यानी आपका की ओर होता है, जैसे मंदिर की ओर, घर की ओर, आप लिखेंगे घर की ओर वृक्ष हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस के आधार पर हमारा करेक्ट जो उचित पद है वो परितः ही होगा। और एग्जाम जो आपकी ली गई है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से, उत्तर भी आपका परितः ही उन्होंने माना है। सह एक पद है, सह यानी साथ में होता है, लेकिन सह यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि सह आने से तो तृतीय विभक्ति हो जाती है। ठीक है, चलो इसके बाद में विना है, तो विना का मतलब तो विना होता है, जैसे हमने कहा जल के बिना जीवन नहीं है। ठीक है, पुस्तक के बिना ज्ञान नहीं है, ऐसा अर्थ निकलता है। तो अर्थ लगा के भी आप देख सकते हो, जो हिंदी में आपका वाक्य बन जाता है एकदम सही, वही आपको लिखना होगा, वही सही माना जाएगा और वही आपका सही होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा परितः है। अगला सवाल, तो अगला सवाल है हमारा, ये देखिए यहाँ से देखते हैं, वयम विद्यालयम गच्छामः रिक्त स्थानम समुचित शब्देन पूर्यतः। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है, लिखा हुआ है हम सब विद्यालय जाते हैं। अब देखो इसमें आएगा क्या, आपको हम एक बार चारों ऑप्शंस का अर्थ बता देते हैं। अभितः यानी दोनों ओर होता है, विना यानी बिना, प्रति यानी की ओर होता है, से यानी साथ में होता है। अब अर्थ के हिसाब से आप खुद वाक्य बनाइए हिंदी में कि कौन सा एकदम सटीक आंसर इसमें आ सकता है, आप खुद बनाकर देखिए, उससे अंदाज़ा लग जाएगा। तो देखो अभितः यानी दोनों ओर, यानी हम सब विद्यालय के दोनों ओर जाते हैं। दोनों ओर कैसे जाते हैं भाई, कैसे बनेगा आपका सही वाक्य, बिना, हम सब विद्यालय के बिना जाते हैं। प्रति यानी की ओर, हम सब विद्यालय की ओर जाते हैं। से यानी साथ में होता है। ठीक है, और से के योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर हम सब विद्यालय के साथ में जाते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते हम। तो यहाँ पर एकदम सटीक और सही जो बनेगा वो एकदम सही बनेगा, और सही आंसर भी आपका यही होगा। तो ये बनेगा आपका प्रति, क्या बनेगा, प्रति। तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी वयम विद्यालयम प्रति गच्छामः, हम सब विद्यालय की ओर जाते हैं, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया। अगला सवाल देखते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल है, रुच धातो योगे कारकम भवति। एकदम सिंपल सवाल है, पूछा जा रहा है कि रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है भाई, रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है, सिंपल बताना है। तो रुच धातु के योग में आपको सबको पता होगा अच्छे से कौन सी विभक्ति होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान, यानी रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। आपको एक सूत्र याद होगा, रुच्यर्थानां प्रियमाण है। ठीक है, लिखा एक वाक्य इसमें हमने लिखा है, बालकाय मोदकम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते, बहुत ही फेमस उदाहरण है कि नहीं, बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। बताइए आपको सही है ना पता, फिक्स फेमस उदाहरण है ये। तो इसमें आपका रुच धातु के योग में संप्रदान कारक होता है भाई, कौन सा कारक, संप्रदान। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, अपादान होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अपादान तो अलग होने में होता है, कर्म होगा नहीं रुच धातु के योग में, कर्ण होगा नहीं, तो राइट होगा संप्रदान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है खल है, सज्जनम क्रुध्यति रेखांकितम पदम संशोधयत। यहाँ पर लिखा हुआ है खल यानी दुर्जन व्यक्ति होता है, सज्जनम क्रुध्यति, दुर्जन या खल व्यक्ति सज्जन पर क्रोध करता है। अब यहाँ पर आपका जो सज्जन शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पर सही शब्द आपको लिखना है कि यहाँ पर सही क्या आएगा, उसमें संशोधन करो।
तो आपको पता है कि क्रोध करने के लिए हम आपको बताते हैं, एक सूत्र है, उस सूत्र में बताया जा रहा है कि क्रोध, 4 धातु हैं, क्रोध द्रु है, क्रोध द्रु है, ईर्ष्य और असूय। क्रोध द्रु है, ईर्ष्य और असूय, इन धातुओं का प्रयोग यदि है और जिसके प्रति क्रोध आदि किया जाता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे पिता पुत्र पर क्रोध करता है, तो पिता पुत्र पर क्रोध करता है, किस पर करता है? पुत्र पर, तो पुत्र में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो यहाँ पर सज्जन पर क्रोध करता है दुर्जन, तो यहाँ पर सज्जन में चतुर्थी विभक्ति लगेगी भैया, ये सीधा सा मतलब है। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति वाला रूप देख लो, सज्जन में राम की तरह रूप कहाँ लगा हुआ है चतुर्थी का? तो रामाय बनता है भैया, रामाय। तो रामाय देख लो, रामाय की तरह बना हुआ है सज्जनाय, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सज्जनाय। क्या हो जाएगा? सज्जनाय। बस कहीं आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सज्जनाय आपका रूप बनेगा। सज्जनस्य षष्ठी का रूप है, सज्जनेन तृतीया का रूप है, सज्जने सप्तमी का रूप है, तो राइट आंसर तो आपका सज्जनाय होगा। ठीक हुआ कि नहीं? चलो करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल देख, सवाल है हमारा संधि का। देखो, लाकृति ही इत्यस्य संधि विच्छेदः करणीयः। ये कह रहे हैं कि लाकृति जो शब्द है हमारा, इसका संधि विच्छेद आपको करना है। तो देखिए हमारे सामने ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। सबसे पहले तो आप संधि बताएंगे, लाकृति में कौन सी संधि है भाई? तो लाकृति में आपको पता होगा यण संधि होती है। कौन सी संधि है? यण संधि। तो हमारी लाकृति के अंदर यण संधि हो जाती है भाई, यण संधि, इक्को यणचि सूत्र से हमारी यण संधि होती है। तो आप देखिए इसमें लृ के स्थान पर लय होता है, यण संधि के अंदर लृ शब्द के स्थान पर लय आदेश हो जाता है और आकृति जोड़ देते हैं तो लाकृति बन जाता है। लृ धन आकृति आपका बनता है। अब लृ धन आकृति आप ढूंढ लीजिए कहाँ पर है। लय धन आकृति होगा नहीं, ठीक है, यण संधि में ऐसा लय आता ही नहीं है कहीं पर भी। इसमें तो लृ के स्थान पर लय होगा ना, वहीं पर यण संधि का आपका सही माना जाएगा। आप ढूंढ लो आप कहाँ पर। इसमें सी में गलत है, लृ धन आकृति बिल्कुल सही है भाई, यही होगा करेक्ट आंसर। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डी में लय धन आकृति, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका ये होगा, बी नंबर पे लिखा हुआ है। समझ गए? तो बी पे जो लिखा हुआ है हमारा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लृ धन आकृति बनेगा आपका, इक्को यणचि सूत्र से बनता है और मिलाओगे तो लाकृति बन जाएगा। अगला सवाल है भवती। भवती कस्य संदेहे उदाहरणम। भवती में आपको बतानी है कौन सी संधि है, किस संधि का उदाहरण है। तो भो धन अति, ऐसे आपका इसका विच्छेद होगा, भो धन अति ऐसे। अब देखो भो धन अति है, ठीक है। अब यहाँ पर भो आ रहा है, इधर अति आ रहा है। अब यहाँ पर आप संधि करके देख लीजिए भाई कौन सी संधि हो रही है, इससे आप पता लगा सकते हो। तो इसमें आप देखो भो में ओ को अब आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अब आदेश ऐसे। अब आदेश इसमें हम कर देते हैं ऐसे, देखो अब कर दिया और इसमें अति जोड़ दो और इधर हमारा भय है ही है, तो भय हो गया, अब हो गया और अति हो गया। इन सबको जोड़ दो तो बन जाएगा भवती। बनेगा कि नहीं? तो अब आदेश आपका अयादि संधि में होता है भैया। कहाँ पर होता है? अयादि में। तो राइट आंसर हो जाएगा अयादि संधि। तो सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? करेक्ट, सी। ठीक है, कैसे हुआ हमने पूरी प्रोसेस बता दी आपको। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, अभी अगले सवाल की तरफ हम देखेंगे। इसमें ऑप्शन जो है बाकी उनको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने राइट आंसर तो बता दिया, बाकी ऑप्शन लिखे हुए हैं इसमें यण संधि, तो यण संधि होगा नहीं इसमें, ठीक है। दीर्घ संधि इसमें होगी नहीं, उत्तर संधि इसमें होगी नहीं, कहीं भी किसी भी तरह से दिख नहीं रही है। तो अयादि संधि हमारी बिल्कुल सही है भाई। अगला सवाल है हमारा बदूत्सव है, अस्य संधि विच्छेद विद्यते। बदूत्सव जो शब्द है हमारा, इसमें संधि विच्छेद बताना है। सबसे पहला एक आपको बात ध्यान रखनी है इसमें भैया, वधु शब्द जो है ये ऐसे लिखा जाएगा, इसको आपको ध्यान में रख लेना है। वधु शब्द में दीर्घ उकारांत शब्द आता है, हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद में उत्सव जोड़ दो, इसमें वधु में उत्सव जोड़ दो बस, और फिर आप दीर्घ संधि कर दो, जो भी रूप बनेगा वो आपका ये बनेगा, बदूत्सव है। तो आप समझ गए होंगे, ऐसा रूप बनाने के लिए आपको ये वाला संधि विच्छेद करना होगा, वधु धन उत्सव है, तब बनेगा वधूत्सव है। किस ऑप्शन में लिखा हुआ है ढूंढ लो। पहला ऑप्शन गलत, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वधु धन उत्सव नहीं। इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको, जैसे अभी मैंने किया ना ऐसे नहीं करना है आपको, क्योंकि हम भी एग्जाम में ऐसा ही करते हैं, एकदम तुरंत देख लेते हैं वधु उत्सव, अरे ये तो देखो भाई उत्सव शब्द में ऊ बड़ा है, तो ये भी गलत ऑप्शन है आपका, जल्दीबाजी में यही होता है। अगला चलते हैं, सी नंबर पे वधूत्सव बिल्कुल गलत है भैया ये तो। अब देखो लास्ट बच रहा है, तो निश्चित रूप से सही होना ही होना है, तो वधु धन उत्सव बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यही राइट आंसर होगा, वधु उत्सव है। ऐसे आपको आंसर ढूंढने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न हो जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं भाई, कि अगला सवाल है हमारा, यहाँ पर है सच्चित
अस्य संधि विच्छेदः वर्तते। सच्चित शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है भाई। तो सच्चित का संधि विच्छेद बताना है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सच्चित में संधि कौन सी हो रही है, सच्चित में संधि हो कौन सी रही है भाई। तो यहाँ पर देखो एक इसका हम बता दें संधि विच्छेद ऐसे होगा, इसका सत होगा इसमें, ठीक है, क्या होगा सत ऐसे, और इसमें हम चित जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे चित, ऐसे चित शब्द जोड़ेंगे सत में। अब सत में चित जोड़ेंगे तो आपका तय के स्थान पर च हो रहा है, तय के स्थान पर क्या हो रहा है च। तो ये हमारा इस चुत्त संधि में ऐसा होता है। इस चुत्त संधि के लिए हमें यहाँ पर तय करना हो रहा है। तो यदि हमारा तय होगा तभी जाके हम इसको च कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो विच्छेद होगा वो सत धन चित ऐसा ही होगा भाई। तो ऐसा आप कहाँ लिखा दिख रहे हैं, ऐसा देख लो, सत धन चित पहले नंबर पे लिखा हुआ है। तो पहले नंबर पे लिख रहा है तो पहला नंबर का ऑप्शन ही करेक्ट है भाई, सत धन चित। अच्छा सद धन चित होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि सद धन चित यदि ऐसा होता है तो हमें इसमें इष्टुत्व करने के लिए तो हमें दय को तय में बदलना पड़ेगा, यानी प्रथम अक्षर में बदलना पड़ेगा। तो हमारा सही तो यही वाला होगा। सस ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा भाई। तो राइट आंसर आपका ए नंबर पे है, जो लिखा हुआ है वो आपका सही आंसर है। ए नंबर का राइट आंसर हो गया, सत धन चित बन जाएगा सच्चित, जैसे हम कश्चित बनाते हैं ऐसे, ठीक है। चलो अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल का एकदम बहुत ही सिंपल है, काफ़ी सरल सवाल है। संस्कृते समास है कतिविध है। जब भी संस्कृत की बात आती है और समास आपसे पूछा जाता है तो आपको एक लाइन याद रखनी है, समास है पंचधा। संस्कृत में समास 5 होते हैं, ये लाइन याद रखनी है, समास है पंचधा, समास 5 होते हैं, ठीक है। तो पंचधा ये राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का। पंचविधः समासः भवति, 7 समास नहीं होते भाई, ये 8 भी नहीं होते, षड भी नहीं होते। तो राइट आंसर हो जाएगा पंचविधा, 5 प्रकार के समास होते हैं, ठीक। चलो अगला सवाल देख लेते। अगला सवाल है हमारा, ये देखो, गृहम गृहगतः है उदाहरणम इदम विद्यते। कह रहे हैं कि गृहगतः जो उदाहरण है हमारा वो किस समास का है। आपने उदाहरण कुछ याद रखे होंगे, जैसे तत्पुरुष समास में एक सूत्र आता है, द्वितीय सतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न ही। तो वहाँ पर हम बताते हैं जैसे कि स्वर्ग गत है, ऐसा हम वहाँ पर बनाते हैं स्वर्ग गत है, ठीक है। नरक गत है, ठीक है, नरकम गतः, कूप गतः कूपम गतः, ठीक है, ग्रामम गत है ग्राम गत है। ऐसा हम वहाँ पर उदाहरण आपको बता चुके हैं। ग्राम गत है, ग्रामम गत है। हमने कहा कि भाई ग्राम की जगह घर कर दो, तो गृहम गत है, तो हो जाएगा आपका गृहम गत, ऐसे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गृहम गत है ऐसा। तो ये हमारा गृहम गत जो था वो गृहगत बन गया, गृहगत है। तो कहने का मतलब हो गया इसमें आपका जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास, यानी कि द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये सब, ठीक है। तो गृहम गत है यानी घर को गया, उसको कहेंगे गृहगत है। स्वर्ग को गया उसको कहेंगे स्वर्गगत है। ग्राम को गया उसको कहेंगे ग्रामगत है। तो इसमें आपको स्टार्टिंग में यहाँ देखेंगे तो द्वितीय विभक्ति मिलेगी, और इधर आपको जो शब्द मिलेंगे वो मिलेगा श्रुतातीत पतित गतः गतः अत्यास्त प्राप्तापन्न ही। इनमें से कोई भी मिल जाएगा तो हमारा जो समास होगा वो द्वितीय तत्पुरुष होगा, ठीक। ऐसे आपको समझना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय तत्पुरुष। कहाँ लिखा हुआ है इसी को आपको ऑप्शन देख लेना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया करेक्ट, ठीक। बाकी होगा नहीं, इसमें बहुब्री होगा नहीं, द्वंद्व होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं भाई। चलो थोड़े से सवाल और हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए समास का ही है। हरिश्च हरश्च इत्यत्र समस्त पदम विद्यते वर्तते। तो यहाँ पर हरिश्च हरश्च, आपको पता है कि च के अर्थ में आपको द्वंद्व समास होता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो च का अर्थ में द्वंद्व समास होगा, दोनों को जोड़ देंगे और फिर दोनों के हिसाब से विभक्ति लगा देंगे। तो हरि हरऊ, हरि और हर शब्द के हिसाब से विभक्ति लगा दो आप। तो हर शब्द का विभक्ति में चलाओ द्विवचन, क्योंकि 2 हो गए ना शब्द ये। जैसे राम और लखन है तो राम लखनऊ, या राम लक्ष्मणहु होता है कि नहीं, राम श्यामहु, श्याम मोहनऊ, ऐसे राम कृष्णऊ, ऐसे बनेगा हरि हरऊ, हरि हरऊ, ऐसे बन जाएगा हरि हरऊ। बस हरऊ में 2 मात्रा लग जाएंगे आपकी, तो हरि हरऊ आपका रूप बन जाएगा भाई। क्या बनेगा, हरि हरऊ। अब हरि हरऊ कहाँ पर लिखा हुआ है समझ लो, बस वही आंसर है। तो ये लिख रहा है हरि हरऊ, यही तो करेक्ट आंसर हो गया आपका, हरि हरऊ। ये आपका बनेगा नहीं, ये आपका बनेगा नहीं, ये भी है ही नहीं है इसमें। तो हरि हरऊ आपका सही आंसर है, ठीक। अगला सवाल है आपका, चंद्रशेखर है
पदस्यास्य विग्रह करनी है। चंद्रशेखर जो हमारा पद है इसका विग्रह करना है आपको। तो चंद्रशेखर का मतलब होता है जिसके शेखर पर चंद्र हो, ऐसे वह चंद्रशेखर कहलाते हैं। ठीक, तो चंद्रशेखर हम शंकर जी को कहते हैं क्योंकि उनके सिर पर चंद्रमा है। ठीक, तो हम कहेंगे चंद्र शेखरे यस्य सह, चंद्र शेखरे यस्य सह, ऐसा हम इसमें विग्रह करेंगे। तो ऐसा विग्रह सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चंद्र शेखरे यस्य सह, चंद्र है शेखर पर जिनके, ऐसे वह, तो चंद्रशेखर कहलाते हैं। यही आपका सही होगा विग्रह। ठीक है, करेक्ट विग्रह ये हो जाएगा आपका, बाकी को देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। चलो अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, देखिए दाण प्लस तय इत्यत्र प्रत्युक्त पदम भवति। यहाँ पर दाण मतलब है, दाण से दा धातु है, यानी मूल तो दाण है लेकिन दा धातु बचती है इसमें। अब दा धातु से आपको त प्रत्यय लगाना भैया, क्या लगाना है, त प्रत्यय। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रख लेनी है, जब भी आप दा धातु में तय प्रत्यय लगाओगे तो द धातु के स्थान पर दद आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, दद आदेश। और दद में जो दे दिख रहा है, इस दे को आपको चरत्व कर देना है खरी जैसी, तो ऐसे बन जाएगा दत्त। ठीक, अब दत्त में आपको तय प्रत्यय जोड़ना है। दत्त में तय जोड़ोगे तो आपका एक तय और आ जाएगा ऐसे, और इसमें विसर्ग लगा दो तो आपका बन जाएगा ऐसे भैया, दत्त है, ऐसे डबल तय वाला। अब डबल तय वाला दत्त कहाँ पर लिखा हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। समझ गए, पूरी प्रोसेस हमने बता दिया आपको। ये तो करेक्ट आंसर होगा, दत्त है, ये आपका सही आंसर होगा। दत्त नहीं होगा, ठीक, ये भी नहीं होगा, दात है, ये दानम भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, दत्त है। आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, दद हो जाएगा, फिर दद में दे का तय हो जाएगा, फिर उसके बाद में तय प्रत्यय लगाइए, फिर बनेगा दत्त है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए पच नियम इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय कौ। पच नियम जो है हमारा, यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय आपको बताना है। तो अनियर प्रत्यय साफ साफ दिख रहा है, अनियम, पठनियम, खादनियम, वदनियम, हसनियम, ऐसा जहाँ भी आता है समझ लेना अनियर प्रत्यय है, सिंपल अनियर प्रत्यय। तो अनियर है और किस धातु में लग रहा है, पच में, तो पच धन अनियर लिखा हुआ ये रहा। तो राइट आंसर होगा पच धन अनियर, पच नियम। पा से पानियम बनता है, नहीं होगा। पच धातु से आपको तवतु प्रत्यय लगाना है, मान लो तो पक्वान बनता है, पक्वान, ऐसे पक्वान ऐसे बनता है भैया ये, तो ये तो होगा ही नहीं। पच धातु से तुम लगा तो पक तुम बनेगा, पक तुम, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या करना है, यहाँ पर पच नियम बनाना है, तो पच धातु में अनियर जोड़ना पड़ेगा, तब बनेगा पच नियम। चलो अगला देख लेते हैं। नम धातु में तुमन जोड़ो, तो नम धातु में तुमन जोड़ो तो क्या रूप बनेगा, तो नम धातु में जब भी आप तुमन जोड़ोगे तो नंतुम रूप बनेगा, नंतुम। तो राइट आंसर होगा ये वाला सी, नंतुम बनता है, क्योंकि इसमें नम है ऐसे और इसमें आपका तुम है ऐसे, ठीक। अब जो मैं है आपका, ये अनुस्वार में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में, तो नंतुम बन जाएगा इस तरीक़ा से। तो आपका 87 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा सी, ये तो नंतुम बन जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला सवाल है 88 नंबर का। चलो इसको भी समझ लेते हैं, 2-3 और हैं, बस हो जाएगा फिर। देखिए, दरिद्र को दान देता है इत्यस्य संस्कृत अनुवाद करणीय, इसका संस्कृत अनुवाद करना है। अब दान देने में आपको पता है चतुर्थी विभक्ति लगती है भैया, कौन सी लगती है, चतुर्थी। तो सिंपल है, जहाँ भी चतुर्थी का रूप दिख रहा है वही सही होगा। तो चतुर्थी का देखो, दरिद्र को देता है तो दरिद्र के लिए, तो दरिद्राय धनम ददाति, यही राइट आंसर होगा, दरिद्राय धनम ददाति। अब दरिद्र में चतुर्थी और कहाँ लग रही है बताओ, दरिद्र पहले नंबर पे दरिद्रम लिख रहा है, गलत है, दरिद्र लिख रहा है, गलत है। दरिद्राय दानम ददामी, तो ददामी बनता नहीं है, एक तो ये पहली बात ये है, ठीक है, तो यही गलत है आपका। तो कहने का मतलब राइट आंसर आपका ये होगा। इसमें दरिद्र को दान देता है ऐसा लिख रहा है, देता हूँ ऐसा नहीं लिख रहा है, तो ददामी तो वैसे ही नहीं बनेगा। तो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो अगला सवाल, इसमें अगला सवाल देख लेते हैं हम। देखो ये हमारा अगला सवाल है 89 में क्या बनेगा, चलो देखते हैं। सवाल है हमारा, पिता पुत्र के साथ में गया, अस्य संस्कृत अनुवाद करणीय। पिता पुत्र के साथ गया, जब के साथ आ जाए तो समझ लेना सह धातु का यानी सह अव्यय का प्रयोग हुआ है। सह, साकम, समम, सार्धम में से किसी का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सभी में सह का प्रयोग हो रहा है, तो सह का हम बता रहे हैं इसलिए।
तो यहाँ पर के साथ जिसमें भी जुड़ रहा है जिस शब्द के बाद में, उसी में तृतीया लगनी होती है। ये आपको एक सीधा सा तरीका बता रहे हैं हम। तो के साथ कहाँ जुड़ रहा है? पुत्र के साथ, पुत्र के साथ, पुत्र में जुड़ रहा है कि नहीं? तो पुत्र में तृतीया जहाँ भी लगेगी वही राइट आंसर होगा। एक तो ये बात। अब गया, तो यहाँ पर आपको भूतकाल का रूप चाहिए, तो अगच्छत बनेगा। एक बात ये भी ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब देखो पुत्र शब्द का आपका पुत्रेण ऐसे बनेगा भाई, इसको भी पहचान लेना आप, पुत्रेण, ये वाला आपका सही होगा, पुत्रेण, ठीक है। हम इसका नियम बता चुके हैं, आप चैनल पे जाके भी देख सकते हो अच्छे से। नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट करिए। तो ये बनेगा। अब आप देखिए बनेगा आपका पिता पुत्र के साथ गया, तो बन जाएगा पिता पुत्रेण सह अगच्छत। तो बी नंबर पे लिखा हुआ है करेक्ट आंसर आपका, पिता पुत्रेण सह अगच्छत, पिता पुत्र के साथ गया। हमने कहा कि पुत्र के साथ लिख रहा है ना, तृतीय लगा देना, लेकिन पुत्र में तृतीय ऐसे लगेगी, ऋण आएगा, पुत्रेण, पिता पुत्रेण सह अगच्छत, बन जाएगा इस तरीका से। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको सरल तरीका से बताया है सब कुछ। लास्ट एक प्रश्न और है, चलो उसको भी समझ लेते हैं। एकदम सरल प्रश्न है आपका। देखिए सवाल है आपका, मेरा नाम गोपाल है, अस्य संस्कृत अनुवाद विधेय। इसका आपको संस्कृत अनुवाद आपको बताना है भाई। तो मम नाम गोपाल है, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर पे लिखा है, ए नंबर पे, मम नाम गोपाल है, ठीक। अहम नाम गोपाल होगा नहीं, क्योंकि मेरा नाम गोपाल है ऐसा बता। तो मम अहम नाम गोपाल ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि मम यहाँ लिखना होगा, मम यानी मेरा होता है, षष्ठी का रूप आपको बताना होगा, संबंध हो रहा है यहाँ पर। मम नाम गोपाल, लेकिन मम अशुद्ध लिखा हुआ है, मम नाम है गोपाल है, नाम में विसर्ग नहीं आता कभी भी, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल राइट आंसर ए नंबर पे लिखा है, मम नाम है गोपाल है, मेरा नाम गोपाल है। ऐसे आपको यहाँ पर पूरा पेपर हमने कंप्लीट सरल व्याख्या के साथ में समझाने की कोशिश की है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। जो भी रीट के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करें, मन से तैयारी करें, शिक्षक बनने का सपना आपका ज़रूर पूरा होगा। तो ये हमारी एक कोशिश है कि आपको जितने भी पेपर हमारे हो चुके हैं, रीट के हैं चाहे वो आरटेट के हैं, उन सबको सॉल्व करवाने का हमारा एक प्रयास है, जिसमें हमने आरटेट लेवल फर्स्ट 2011 की लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड हम पूरी दोनों बता चुके हैं। आप दोनों को अच्छे से देखें, ज़रूर आपको लाभ होगा, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से बहुत बार रिपीट होकर के प्रश्न आते हैं। नहीं भी आए तो इन जैसे प्रश्न आएंगे, नज़दीक से प्रश्न उठाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने ये आपको करवाया है सॉल्व। चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक के साथ में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अगला जो भी हमारा अब रीट लेवल, इसमें जो सेकंड का होगा, लेवल सेकंड वाले जो हमारे पेपर होंगे, उनको आपको हम बताएंगे अगले पेपर में। अब तक तो हमने फर्स्ट लेवल के बताए हैं, अब लेवल सेकंड के बताएंगे। ऐसे करके आपके पास 4 पेपर हो जाएंगे लेवल आपके इसमें रीट 2011 के, ठीक है। 2 पेपर तो आपके लेवल फर्स्ट के हो जाएंगे और 2 पेपर आपके लेवल सेकंड के हो जाएंगे। तो एक प्रश्न में आपके 30, एक पेपर में 30 सवाल हो रहे हैं, तो 120 सवाल आपके हो जाते हैं एक 2011 के अंदर सिर्फ। उनमें से ज़रूर आपको 4-5 प्रश्न रिपीट होकर जरूर आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप सुन रहे हैं, मैं आप सबका दो लखनलाल माली। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस पर हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, कंप्लीट अच्छे से तैयारी आपको करवाएंगे। चलिए मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ में नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।